डिस्कस करेंगे अनबाइस्डनेस का। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास अनबाइस्डनेस कैसे हम करेंगे, डिफाइन हम कैसे करते हैं कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो इसका क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर, जो एस्टिमेटर होता है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, थीटा हेड से। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। और लेट्स सपोज जो थीटा हेट है, ये मेरा जो थीटा हेट है, दिस इज माय एस्टिमेटर, एंड जो पैरामीटर है पॉपुलेशन पैरामीटर, उसको मैं थीटा से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेट है वो इक्वल आएगी थीटा के, तो इस एस्टिमेटर को मैं कहूँगी कि ये मेरे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। ये तो हमारे पास क्या हुई, मैथमेटिकली उसको हमने डिफाइन कर लिया। अब स्टूडेंट आते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ। देखें अनबाइस्ड का मतलब है कि आपके पास 100% फेयर होना। ठीक है ना, 100% किसी का फेयर होना हम कहते हैं कि वो अनबाइस्ड है, अदरवाइज वो बाइस्ड होगा। अगर 100 में से 1% भी वो फेयर नहीं है तो इट मीन्स दैट वो बाइस्ड है। लेट्स सपोज जॉब इंटरव्यूज हो रही हैं, ठीक है, तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका 100%, लेट्स सपोज वो 100% फेयर है। इट मीन्स दैट कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो मेरिट बेस्ड पे इंटरव्यू लेंगे। उनकी ना तो कोई पर्सनल किसी के साथ कोई पर्सनल इशू होगा जिसके वजह से वो उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। वो 100% वो फेयर है तो ही उन इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उनको हम कहेंगे कि वो अनबाइस्ड है। ठीक है ना, यानी जो जज करने वाला है वो 100% फेयर है तो ही वो करेक्ट फैसला जो है, तो करेक्ट डिसीजन जो है वो ले सकेगा। अगर वो 100% फेयर है, यानी अगर वो अनबाइस्ड है तभी वो करेक्ट डिसीजन ले सकेगा। इसको हम कहते हैं अनबाइस्ड। जिसका 100% आपके पास श्योरिटी हो कि वो 100% फेयर है तो उसको आप कहेंगे कि वो अनबाइस्ड है। ठीक है, रियल लाइफ में हम बाइस्ड और अनबाइस्ड हमारे पास ये हो गया। मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर है वो आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड कहलाता है। जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपसे एक बात की कि एक्स बार जो है, मैंने इन चारों प्रॉपर्टीज़ के लिए ये बात की कि जो एक्स बार है वो मेरे पास अनबाइस्ड भी है, वो कंसिस्टेंट भी है, वो एफिशिएंट भी है, वो सफिशिएंट भी है। तो अभी मैं इस बात को प्रूव भी करूंगी फॉर द फर्स्ट अनबाइस्ड के लिए। ठीक है, कि एक्स बार यानी सैंपल मीन मेरे पास अनबाइस्ड आएगा। कैसे, आप देखें यहाँ पे। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या प्रूव करना होगा कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इक्वल आनी चाहिए म्यू के। म्यू क्या है, म्यू देखें ये मेरे पास एस्टिमेटर है और म्यू जो है वो इस एस्टिमेटर का पैरामीटर है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो यही बात हमने कही है ना कि अगर ये है तो ये एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड कहलाएगा। सो अभी हम इसको प्रूव भी करते हैं। अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम ले लेते हैं, एक्स बार को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार को। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो एक्स बार है इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है। हमें पता है इस बार का फॉर्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट्स जो 1 डिवाइडेड बाय n है इसको हम आउटसाइड ले लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन जो है, अब देखिए एक्सपेक्टेशन हमेशा वेरिएबल पे, जो रैंडम वेरिएबल होता है उस पे अप्लाई होती है, और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हमारे पास है x। सो समेशन x पे जो है एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगा और जो कांस्टेंट है दैट इज n, वो जो है वो आउटसाइड निकल जाएगा। समेशन x को ओपन करते हैं। समेशन x का क्या मतलब है, देखें यहाँ पे इसकी रेंज है फ्रॉम 1 to n। ठीक है, 1 से n तक, ये इसकी रेंज है 1 से n तक। सो इस रेंज को यानी x1 प्लस x2 प्लस x, यानी x को आपने n टाइम जो है तो ओपन करना है। अब इस स्टेप में स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेशन है इसको हम अप्लाई कर देते हैं हर एक x पे। तो आप देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो हमारे पास होती है
वो म्यू के इक्वल होती है, यानी मीन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये देखिए ये हम प्रूफ कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो म्यू के इक्वल होती है। सो यहाँ पे हम म्यू1 म्यू प्लस म्यू, यानी इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इस पे अप्लाई होगा एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इस पे अप टू सो ऑन लास्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पे जब अप्लाई होगा तो आपके पास आएगा म्यू प्लस अप टू एन टाइम म्यू। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो सेम कांस्टेंट जितने टाइम आप ऐड कर रहे हो, अगर वो नंबर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम रिजल्ट आता है, यानी म्यू प्लस अप टू सो ऑन म्यू को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ एन टाइम म्यू। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कांस्टेंट के, जब आप कांस्टेंट को जितने टाइम आप ऐड कर रहे हो अगर उतने टाइम आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो सेम रिजल्ट आएगा। सो एन म्यू। अब आप देखिए ये एन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कैंसिल होकर आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, म्यू, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आपके पास इक्वल आ गया म्यू के। ये वही रिजल्ट है जो हमने प्रूफ करना था, यानी एक्स बार मेरे पास जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इक्वल आ रही है पैरामीटर के, सो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास अनबाइस्ड कहलाएगा। अदरवाइज अगर वो इक्वल नहीं है पैरामीटर के तो उसको हम कहेंगे बाइस्ड, अनबाइस्ड नहीं, फिर उसको हम बाइस्ड कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे बाइस्ड। अच्छा स्टूडेंट, बाइस्ड के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है पॉजिटिवली बाइस्ड और एक है नेगेटिवली बाइस्ड। पॉजिटिवली बाइस्ड आपके पास कब होगा, जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड ग्रेटर देन थीटा हो तो इट मीन्स दैट कि वो आपके पास पॉजिटिवली बाइस्ड होगा। बट अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड लेस देन थीटा है तो वो आपके पास नेगेटिवली बाइस्ड होगा। ठीक है, ये बाइस्ड के दो टाइप्स है, एक पॉजिटिवली बाइस्ड एक नेगेटिवली बाइस्ड। देखिए बाइस्ड तब होगा जब आपके पास वो इक्वल ही नहीं है थीटा के, अगर इक्वल नहीं है या तो वो ग्रेटर होगा या वो लेस होगा, यानी आपके पास या तो पॉजिटिवली बाइस्ड होगा या नेगेटिवली बाइस्ड होगा। तो ये उसके दो टाइप्स है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया अनबाइस्डनेस और बाइस्डनेस को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंसिस्टेंसी को डिटेल के साथ जो है तो डिस्कस करेंगे और एंड देन इफ़िशिएंसी सफिशिएंसी हर एक को हम डिटेल के साथ विद रियल लाइफ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।